नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल वाइन्स के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम मिथिलेश कुशवाहा है। दोस्तों, आज मैं काफ़ी परेशान हूँ, भयभीत हूँ और मेरे मन में तरह-तरह के विचार उठ रहे हैं। इसके बैकग्राउंड में वे तमाम चीज़ें हैं जो हालिया समय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के साथ, भारत की एक बेटी के साथ घटित हुई, एक आम जनता के साथ घटित हुई। वो क्या थी? आप हमारे पीछे देखेंगे कि ये कुलदीप सिंह सेनगर हैं, जो पूर्व विधायक हैं, भाजपा से संबंधित थे। उसके बाद रेप विक्टिम का एक प्रतीकात्मक चित्र आपको दिखेगा। साथ ही ये अरावली के पहाड़ी जिसको लेकर आंदोलन किया गया, वो भी दिखेगा। तो आप मोटा-मोटी थीम ये समझ चुके होंगे कि मैं इन तीनों विषयों के इर्द-गिर्द ही बात करने वाला हूँ। लेकिन ये बात क्यों? हमारा आज का विषय है, क्या न्याय के लिए हर बार आंदोलन करना होगा? और ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है। ये आज की तमाम युवा पीढ़ी, तमाम जनता का सवाल होना चाहिए और बहुतों का है भी। क्योंकि आप हालिया संदर्भ में देखें, हालिया समय में देखें, तो कोई ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हो रही है, ऐसी स्थिति नहीं बन रही है, जहाँ पर न्याय जैसा मिलना चाहिए, वे उसी स्थिति में मिल रही है। हर बार जब भी न्याय के लिए याची याचना करता है, न्यायालय में जाता है, वहाँ पर उसे क्या मिलती है? क्या आपको लगता है कि न्याय होता है? इसका एक उदाहरण हम देख लेते हैं उन्नाव मामले में ही, है ना? तो उन्नाव में क्या होता है कि वर्ष 2017 के ये घटना है, जहाँ पर एक 15 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसका रेप किया जाता है और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है। जब वह पुलिस के पास पहुँचती है, अपना कंप्लेंट दर्ज दर्ज कराने के लिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुँचती है, तो उसके एफआईआर को दर्ज करने से मना कर दिया जाता है। मना करने के पीछे किसका भय था? किसका डर था? कौन-सी ऐसी चीज़ें थी जो उसे रोक रही थी? उस अधिकारी को, उस पुलिस के व्यक्ति को वे कौन-सी चीज़ें थी जो रोक रही थी कि वो नहीं दर्ज कर रहा था एफआईआर? तो रोक रही थी सत्ता, सत्ता की हनक और रूलिंग पार्टी का एक विधायक। अब विधायक की जो मदमस्त होती स्थिति थी, जो उसे लगता था कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, उसके भय में उसका थाना उसका रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रहा था। आप सोचिए बिना एफआईआर के, बिना कंप्लेन के किसी भी केस की जांच आगे बढ़ सकती है क्या? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर हम एफआईआर दर्ज नहीं करवाते हैं, एफआईआर पुलिस दर्ज नहीं कराती है, तो उसका उत्तरदायित्व नहीं बनता है कि वो किसी केस की जांच करे और केस में किसी प्रकार की प्रगति हो। इन सब से थक हार कर की युवती क्या करती है कि माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के घर के सामने खुद को जलाकर मार देने की कोशिश करती है। वो इतना निराश हो चुकी थी, इतना हताश हो चुकी थी इस व्यवस्था से, इस पाखंडी व्यवस्था से कि अपने आप का आत्मदाह तक करने को तैयार थी। सोचिए कितनी व्यथा झेल रही होगी वो युवती, कितनी पीड़ा में होगी। फिर क्या होता है कि न्यूज़ मीडिया, स्थानीय पत्रकार इस बात को देखते हैं, कवर करते हैं और ये मामला तूल पकड़ता है। तमाम चीज़ें होने के बाद मुख्यमंत्री का इंटरफेरेंस होता है उसमें, तब जाके कहीं रिपोर्ट दर्ज की जाती है। रिपोर्ट दर्ज करने में भी इतना आनाकानी किया जाता है कि विधायक के नाम को ही रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जाता है। फिर इसके लिए जो युवती है, जो पीड़िता है, जो सर्वाइवर है, वो फिर याचना करती है, फिर संघर्ष करती है और यहाँ तक कि ये होता है कि झूठे आरोप में इसके पिता को फंसाकर और पुलिस थाने में उसकी हत्या कर दी जाती है। साथ ही साथ युवती जब दिल्ली से अपने गांव की ओर जा रही होती है, तो उसे गाड़ी को बिना नंबर प्लेट वाले ट्रक के माध्यम से एक्सीडेंट करवा दिया जाता है और कहना यह है युवती का कि वो विधायक के ही लोग थे, विधायक के ही सह पर हमारी जान लेने की कोशिश की गई और उस दुर्घटना में, उस हादसे में और उस एक्सीडेंट करवाने में युवती की चाची और मौसी की मृत्यु हो जाती है और उसका जो वकील है, वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। खुद जो पीड़िता है, जो रेप सर्वाइवर है, उसके हाथ पैरों में गंभीर चोट आती है और वह अस्पताल में भर्ती हो जाती है।
अस्पताल में उसके बयान दर्ज किए जाते हैं। सोचिए कितनी गंभीर स्थिति है, और ये किसी फिल्म की स्टोरी नहीं है। ये एक मदमस्त विधायक की स्थिति है कि ये भारत का विधायक जो जनता के वोट से चुना जाता है, जनता के हितों की बात करने के लिए चुना जाता है, उसमें इतनी हनक, इतनी अहम है, इतना अहंकार है, इतना सत्ता का जोर है कि किसी भी इंसान को मसल सकता है, उसके पूरे परिवार के साथ उसे समाप्त कर सकता है। कितनी ये हीन भावना से ग्रसित है ये विधायकी। जिस विधायक का काम होना चाहिए लोक कल्याण का, जिस विधायक का काम होना चाहिए कि जनता का कल्याण हो, उसके क्षेत्र का कल्याण हो, उसी के क्षेत्र में रहने वाली एक महिला के साथ इतनी बर्बरता, इतना बुरा किया जाता है, उसका दुष्कर्म किया जाता है, और सबसे बड़ी बात को विधायक भी शामिल होता है। मैं यहां पर आपसे किसी तरह का तथ्य बात करने नहीं आया हूं, ना ही ये जुड़ाने आया हूं क्या है। मैं सोचना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि भाई समाज क्या सोच रहा है, हम आप क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ न्यायालय किस लिए है, हमारे यहाँ कानून किस लिए है, हमारे यहाँ जो भारतीय न्याय संहिता है वो किस लिए है, हमारे यहाँ संविधान किस लिए है। इसका अंतिम लक्ष्य क्या है, हमारा कल्याण करना, हमें न्याय प्रदान करवाना। लेकिन हो क्या रहा है, हर किसी मामले में आपको जनता का दबाव इस्तेमाल करना पड़ रहा है, न्यूज मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तब जाके कहीं न्याय सक्सेसफुल हो रहा है, और वो भी पता नहीं कितना सही सटीक रूप में सक्सेस हो रहा है। अभी यही तस्वीर देखेंगे, पीछे बैठी हैं ये योगिता भयाना जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये इनके साथ क्या हुआ कि जैसे ही दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या करा कि जो कुलदीप सिंह सेनगर है, विधायक है, उसको जमानत देता है ना, और उसके जो सजा आजीवन कारावास की सजा हो जाती है, उसको निलंबित करता है। वैसे ही ये पीड़िता है, पीड़िता की मां, और ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये लोग क्या करते हैं कि इंडिया गेट पे जाके बैठ जाते हैं, और बिना किसी हो हल्ला के, बिना किसी विरोध प्रदर्शन के, नारेबाजी के, सिर्फ एक तख्तिया लेकर बैठ जाती हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। और क्या होता है, पुलिस बर्बर तरीके से आती है और घसीटते हुए इस रेप सर्वाइवर को, उसकी मां को और सोशल एक्टिविस्ट को उठा ले जाती है, जैसे कि सारा कसूर इन्हीं का हो। क्या हमारे देश में ये अधिकार नहीं है कि हम अपने खिलाफ हो रहे अपराधों का, अन्यायों का हम शांतिपूर्वक विरोध भी कर सके। सोचने की बात है कि गांधी भी तो इसी देश के व्यक्ति थे, इसी धरती के लाल थे। उन्होंने उतनी बड़ी ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विरोध दर्ज किया, और क्या हम अपनी सरकार, अपने द्वारा चुनी हुई सरकार, अपने लिए बनाए गए कानून व्यवस्था के खिलाफ हम शांतिपूर्वक बैठ के विरोध भी नहीं दर्ज करवा सकते, अपने खिलाफ हो रहे अन्याय को नहीं बता सकते। ये ऐसी स्थिति हो गई है, इतनी मतलब बेहूदी स्थिति हो गई है कि हर मामले के बाद, हर कांड के बाद से हमें जनता का सहारा लेना पड़ रहा है। कोई कानून का कोई मतलब नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, अगर किसी व्यक्ति द्वारा कोई कांड किया जाता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया जाता है, तो उसमें पुलिस व्यवस्था को ध्यान में नहीं रखते हैं और डायरेक्ट बुलडोजर चला देते हैं, और जनता वाह 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 ताली पीट रही है। लेकिन इस मामले में क्या हुआ, क्या विधायक का घर गिराया गया? नहीं गिराया गया, जबकि ये तो कन्विक्टेड है, इसको आजीवन कारावास की सजा हुई है। दो दो मामले में, इसके पिता, पीड़िता के पिता के हत्या के मामले में 10 वर्ष की कारावास हुई है, रेप के मामले में आजीवन कारावास हुई है, लेकिन इसका घर तो नहीं गिराया गया। देखिए स्थिति कितनी गंभीर है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये अरावली का अभी काफी चर्चा का विषय रहा होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है कि जितने भी 100 मीटर से कम के हाइट वाले पहाड़ हैं, वो सारे पहाड़ अरावली की श्रेणी के पार्ट नहीं माने जाएंगे, और उनमें खनन गतिविधियों के लिए परमिशन दिया जा सकता है। सोचिए, अरावली जो कि जिसकी अवस्थिति कैसी है, अरावली की स्थिति अगर दिल्ली को यह मान लिया जाए, तो अरावली की स्थिति ऐसी है। ये जो राजस्थान का पार्ट है, इससे जो शुष्क हवाएं आती हैं, जो रेतीली हवा आती है, उसको आने से दिल्ली की ओर रोकता है और दिल्ली को बंजर होने से बचाता है। साथ ही साथ इसके जो वनस्पति हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो दिल्ली की ये दूषित हो रही हवा को, जहरीली हवा को कुछ हद तक साफ करने में सहायक होते हैं, और बरसाती पानियों को जो रिस रिस कर
इसके जो भूमि को है इनरिच करती हैं, जल से परिपूर्ण करती हैं, वही जल दिल्ली के लोगों को पीने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए मिलता है। इस अरावली को हटा देने की बात की जा रही है। और इसमें क्या होता है? इसमें भी यही होता है कि जनता रोड पे निकल आती है, विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। तमाम राज्यों के जो व्यक्ति हैं, वो विरोध प्रदर्शन में भाग लेते हैं और लास्ट में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन को रोक देती है, स्टे लगा देती है कि नहीं, एक कमेटी का हम गठन करेंगे, एक कमेटी बैठेगी और फिर वो डिसाइड करेगी कि एक्चुअल डेफिनेशन क्या होना चाहिए। और जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, वो इसकी अनर्गल व्याख्या करते हैं कि नहीं, जो पहाड़ है उसके नीचे से लेकर जो तल है वहां से नापा जाएगा, ना कि सिर्फ ऊपर ऊपर की बात। भाई, तोड़ना ही क्यों है? ये दिल्ली की जो वर्तमान स्थिति है, जो नरक की स्थिति बनी हुई है, जो व्यक्ति बिना मास्क के बाहर निकलता है उसको फेफड़े की, गले की तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, खांसते हुए निकलता है। और दिल्ली नहीं, कमोबेश भारत के तमाम औद्योगिक शहरों की यही स्थिति है, जहां पर PM 2.5 PM 10 की इतनी ज्यादा सांद्रता है कि वो सांस लेना तक भी दुष्कर हो गया है। वैसी स्थिति में सोचिए कि अरावली जैसे बायोडायवर्सिटी को तोड़ने की बात, हटाने की बात की जा रही है। किस लिए? किसी उद्योगपति के हित को साधने के लिए, अपनी दोस्ती को निभाने के लिए, और वातावरण को तहस नहस कर दो। क्या हम लोग हसदेव जंगल को भूल गए? क्या हम लोग झारखंड के तमाम जंगलों को भूल गए? क्या छत्तीसगढ़ के जंगलों को भूल गए? उड़ीसा को भूल गए? कि संसाधन निकालने के नाम पर किस रूप में तहस नहस किया गया है, कैसा आतंक मचाया गया है पर्यावरण के साथ में। क्या कभी हम लोगों ने सुध ली है वहां के लोगों की, कि जो उन जंगलों में, जंगलों पर निर्भर होकर जनजातियां जी रही थी, वहां के लोकल्स जी रहे थे, उनकी क्या स्थिति है? उस संसाधन के निकाले जाने से उनका जीवन किस स्तर तक बदला है, हम लोगों ने जानने की कोशिश करी। हम और जो हमारे नीति निर्माता है, वो अपने AC कमरे में बैठ जाते हैं और पॉलिसीज बनाते हैं कि हम आपके लिए बना रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं। कौन होते हैं? उसी में 4 उद्योगपति होते हैं, 4 मंत्री होते हैं। आप हम जो भी कोई, अगर मान लीजिए दिल्ली में आपके सगे संबंधी रह रहे हैं, वो इस पॉल्यूशन को झेल रहे हैं। इतनी गर्मी होती है गर्मी के दिनों में कि आपकी रूह कांप जाए यहां पर धूप में निकलते हुए। लेकिन वही जो हमारे लिए नियम बनाता है, नीति बनाता है, जो यहाँ के पहाड़ों को खोदने की बात करता है, उसके घर में हर उसके बाथरूम तक में AC लगी हुई है। ठीक वैसे ठंडी की स्थिति में उसके बाथरूम तक में हीटर लगा हुआ है, उसके बाथरूम तक में एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है, उसके गाड़ी में एयर प्यूरिफायर है, उसके ऑफिस में एयर प्यूरिफायर है। और हमने जिन प्रतिनिधियों को चुन करके विधानसभा और लोकसभा के माध्यम से भेजा है, उनके भी आवासों में एयर प्यूरिफायर, हीटर, गीजर लगा हुआ है। और वो हमारे लिए नियम बना रहे हैं। आम जनता के पास, जिसके पास एक भी हीटर नहीं, जिसके पास प्यूरिफायर नहीं, जिसके पास कोई साधन नहीं है, वो गर्मी में मरने को है, लू से मर रही है, जो ठंडी में ठंड से मर रही है, जो पॉल्यूशन में पॉल्यूशन से मर रही है। 20 लाख लोग हर साल वायु प्रदूषण के कारण भारत में मर रहे हैं। जो मेन कॉज है, जो वायु प्रदूषण है, उसके कारण लोग मर रहे हैं। इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली हो गई है। लेकिन दिल्ली का क्या है? इनको अरावली दिख रही है, ये पहाड़ियां दिख रहे हैं, इनके अंदर जमा मिनरल्स दिख रहे हैं, और इसे तोड़ देने, हटा देने की बात कर रहे हैं। कितनी शर्म वाली बात है कि हम जहां पर्यावरण को संरक्षित किया जाना चाहिए, जहां पर्यावरण के लिए बात किया जाना चाहिए, हम उसका इस कदर दोहन कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां हम पर थूकेंगी, धिक्कारेंगी कि हम लोगों ने क्या किया। मैं खुद झारखंड से संबंधित हूं। झारखंड के जो कोयला खदान है, वहां मैं देखा हूं कि कैसे एकदम हरे भरे जंगल को रातों रात में कैसे मटिया मलेट कर दिया जाता है, और जो खुदाई हो जाती है, खनन हो जाता है, वहां पर बंजर वाली स्थिति हो जाती है। और वहां पर दोबारा, जबकि CSR के माध्यम से, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से, यह प्रावधान है कि जहां पर भी कंपनियां खनन करती हैं, वहां पर पेड़ पौधों की रोपाई करेंगी फिर से। हालांकि इससे जो क्षति हुई उसकी भरपाई तो नहीं हो जाती, क्योंकि सैकड़ों सालों से जो पेड़ टिके हुए हैं, लगे हुए हैं, उन पेड़ों को आप झटके में हटा देते हो और नए पौधा लगाओगे, तो कहां तक सक्सेस होगा? लेकिन वो भी CSR जो खर्च किया जाना चाहिए पेड़ पौधों पर, पर्यावरण को फिर से वृक्षारोपण पर, वो सही ढंग से नहीं किया जाता है। और जो दिल्ली का
फेफड़ा कहा जाने वाला अरावली है, उसको तोड़ दे दे की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नीति निर्माताओं को, शर्म आनी चाहिए ऐसे उद्योगपतियों को जो अपना जेब भरने के लिए, अपने लालच को पूरा करने के लिए ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं हमारे पर्यावरण के साथ, हमारे जीवन के साथ। अल्टीमेट गोल क्या है? हमारा जीवन इंपॉर्टेंट है ना। महत्वपूर्ण क्या है? हमारा जीवन महत्वपूर्ण है। अगर हम पर्यावरण के साथ संतुलन नहीं बनाएंगे, उसके साथ अलाइन नहीं करते हैं, तो हमारा वजूद भी नहीं होगा। हमारे वजूद के लिए जरूरी है कि पर्यावरण भी समृद्ध हो, क्योंकि पर्यावरण से हम हैं। आगे देखिए, हमारे यहाँ जो स्ट्रे डॉग थे दिल्ली में खास करके, या वहां पर एक फरमान आता है कोर्ट के माध्यम से कि जो जितने भी स्ट्रे डॉग हैं, आवारा कुत्ते हैं, गली के कुत्ते हैं, उनको ले जाके एक डिटेंशन सेंटर में, एक सेंटर में रख दिया जाएगा। उसके लिए तमाम जनता आ जाती है, कोई बात नहीं ऐसा सुनता है, लेकिन तमाम जनता आकर लाठियां खाती है, पुलिस का सामना करती है। अल्टीमेटली क्या होता है कि सरकार अपना डिसीजन वापस, कोर्ट अपना डिसीजन वापस लेती है। और इसके लिए भी, वही मैं बोल रहा था, इसके लिए भी आंदोलन करना पड़ा, इसके लिए भी आंदोलन करना पड़ा। ये कोई मुद्दा ही नहीं है भारत में। अभी वर्तमान संदर्भ ये है, या फिर लगभग लगभग हर समय में देखने को मिलता है आपको, कि न्याय एक साधारण प्रक्रिया नहीं रह गई है कि आपने एफआईआर दर्ज करवा दिया, पुलिस अपना ईमानदारी से काम कर रही है, न्यायालय में सुनवाई शुरू हो गई, और जो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। यह स्थिति किताबी बातें हैं। आप कितना भी पढ़ लें, संविधान में हमारा अनुच्छेद 21 14 समानता की बात करता है, 21 जीवन के अधिकार की बात करता है, हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 बात करता है। तमाम चीजें हम बात कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ संविधान में लिखा गया है। वो इंप्लीमेंट करने में कितना एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है, वो जो रेप सर्वाइवर है उन्नाव मामले में वो समझेगी। ये इतनी साधारण प्रक्रिया नहीं है जितना हम लोग पढ़ लेते हैं। हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को पढ़ा रहे हैं। हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं बड़े बड़े संस्थानों में। हम पढ़ते क्या है कि भाई आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। अगर हमारे साथ कोई भी दिक्कत होती है, हम सीधे जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, और हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमारे अधिकारों की संरक्षण करेगा। आर्टिकल 21 हमको संविधान देता है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जिसे कोई बदल ही नहीं सकता। आर्टिकल 21 के साथ हमारे जीवन का संरक्षण होगा। जीवन का संरक्षण, कैसा जीवन का संरक्षण? उन्नाव मामले में देख लीजिए, एक सन की विधायक क्या कर सकता है? एक महिला की जान लेने को उतारू हो सकता है, एक महिला के पूरे परिवार को समाप्त करने की योजना बना सकता है, और भरसक कोशिश करता है। वो उसकी किस्मत कि वो बच गया, वो उसकी किस्मत है कि बच गई। हालांकि कोई कोर कसर नहीं छोड़ा गया था विधायक के आदमियों के द्वारा, विधायक के द्वारा, कि वो बचे। वो कहते हैं ना, जाको राखे साई या मार सके ना कोई। तो शायद वो प्रकृति, वो ईश्वर जानता था कि जरूरी है एक नजीर पेश करना है इस समाज में, इस कानून व्यवस्था में एक आईना प्रस्तुत करना है कि एक उन्नाव से निकली हुई युवती, एक रेप सर्वाइवर किस प्रकार एक मदमस्त, एक सन की विधायक के खिलाफ खड़ा हो सकती है चट्टान की भांति, और उसे उसकी औकात दिखा सकती है कि भारत की बेटी अगर खड़ी हो जाए तो वो ईंट से ईंट बजा देगी। तो बेटियों को उससे सीख लेना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हारना नहीं है, घबराना नहीं है, डटे रहना है। डटने वालों का ही ईश्वर भी साथ देता है। ये ऐसे मामले हैं। अब आगे कुछ देखिए कि ये क्या हुआ, जो 3 कृषि कानून आए थे। भारत सरकार क्या लेके आई कि कृषि में तमाम सुधार करेगी, है ना। सुधार को ध्यान में रखते हुए एक अध्यादेश पेश किया गया था। कब? तो 2020 के समय। कब पेश किया गया था? तो 2020 के समय में पेश किया गया था, और कहा गया था कि भाई कृषि में अमूल चूल मैं सुधार करूंगा। तो किसानों ने कहा कि भैया हमको समझ में तो नहीं आ रही है आप क्या सुधार करने वाले हैं, है ना। तो किसानों को सरकार समझाने की बात करती है और समझाने की कोशिश करती है। हालांकि किसान उस बात से एग्री नहीं करते हैं, या फिर ये बोलते हैं कि नहीं, आप सरकार महोदय जितना कुछ भी हमें समझा रहे हैं वो हमें समझ में आ चुका है, लेकिन
उतना समझने के बावजूद भी हमें यह भी समझ में आ रहा है कि ये तीनों जो कानून हैं हमारे हित में कहीं से नहीं है। सरकार दम भरती रहे कि नहीं मैं सुधार करी हूं, हम लोगों ने सुधार किया है, और इस पर तमाम समितियां, तमाम बड़े लोग विचार विमर्श करके आप लोगों के सुधार लेके आए हैं। आपका जीवन बहुत बढ़ जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसानों की आय दुगुनी कर दूंगा 2022 तक। कितने किसानों की आय दुगुनी हुई? कभी नहीं बताया उन्होंने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी तो कहा था उन्होंने। कितनी बेटियों के लिए बचाया है उन्होंने? कितनी बेटियों को बचाया है? दो मामले रहे हैं, आप समझिए 2017 में, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा फिर से। वर्ष 2017 में दो मामले पैरेलल चल रहे थे। एक तो उन्नाव का मामला था जिसके आरोपी था कौन? तो कुलदीप सिंह सेनगर, जो विधायक था उस समय बीजेपी का, हालांकि बाद में पार्टी ने उसे पार्टी से निकाला, बीजेपी ने अपने दल से बाहर कर दिया। दूसरा एक ठीक मामला चल रहा था कश्मीर का, कठुआ वाला कांड में। वहां पर एक जो मुस्लिम समुदाय की छोटी बच्ची थी, उसके साथ एक विशेष समुदाय का व्यक्ति ने दुष्कर्म किया, उसको जान से मार दिया। लेकिन आप सोचिए, जब वो बच्ची के न्याय की बात हो रही थी, तो जो आरोपी थे, जो अपराधी थे, उनके पक्ष में भी लोगों ने आंदोलन किया, क्योंकि वो किसी विशेष समुदाय से थे और लड़की किसी विशेष समुदाय से थी। ऐसे हम समुदाय के हिसाब से अच्छे बुरे को जज करेंगे? हम धर्म के हिसाब से हम अच्छा बुरा जज करेंगे? हमारे लिए अच्छा का मतलब अच्छा, बुरा का मतलब बुरा। यही तो होना चाहिए। तभी तो मानवता जीवित रहेगी, तभी तो न्याय जीवित रहेगा। अगर हम किसी को धर्म देकर, किसी की जाति देकर, किसी के समुदाय देकर, किसी का क्षेत्र देकर हम उसके साथ भेदभाव करेंगे, तो हमारे संविधान की आत्मा क्या कहेगी? अनुच्छेद 24 तो बेकार हो गया ना। माफ कीजिएगा, 14 तो बेकार हो गया, जो समता के अधिकार की बात करता है। हमारी कानून व्यवस्था, हमारा संविधान तो बेकार हो गया। लेकिन अंतिम क्या निष्कर्ष निकला? तो कठुआ मामले में उस छोटी बच्ची को न्याय मिलता है और जो आरोपी है उनको सजा होती है। ठीक वैसे ही विधायक के साथ भी हुआ कि कुलदीप सिंह सेनगर को आजीवन कारावास की सजा हुई। लेकिन इसकी विधायकी का ये दम था, ये विधायकी का ही पावर था, और शायद पार्टी का संरक्षण रहा होगा कि इसको कोर्ट के द्वारा क्या किया गया, जमानत दी गई, निलंबित किया गया इसके सजा को। और हमारे जो नीति निर्माता हैं, जो जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, या फिर जो भी राजनेता हैं, वो हमारे कानून के लूपहोल को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और मुझे तो कई बार ये लगता है कि ये सोच समझकर ही लूपहोल डाला जाता है कि अपने बचने का हमेशा एक रास्ता क्लियर हो, है ना? तो अब 3 कानून की बात चल रहा था, तो 3 कानून पे क्या करते हैं कि किसान मानने से इनकार कर देते हैं कि नहीं भाई ऐसे नहीं होगा, गलत है तो गलत है। लेकिन सरकार एकदम गहमा-गहमी चल रहा, कोविड में, ठंड में किसान लगातार मर रहे हैं, लेकिन सरकार रोड पे दीवार, कंक्रीट की दीवार बना देती है, रोड खोद देती है दिल्ली बॉर्डर का, कि किसान दिल्ली की तरफ कूच ना कर जाएँ, ना आ जाएँ। सालों भर आंदोलन चलते रहा, सैकड़ों किसानों की शहादत हुई, मृत्यु हुई। उसके बाद से हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम किसानों को समझाने में विफल रह गए, इसलिए हम ये कानून को वापस लेते हैं। इतना समय लग जाता है हमारे प्रधानमंत्री को समझने में। और इकलौते संभवतः ये प्रधानमंत्री होंगे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो अपने 11-12 साल के कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। सिर्फ वो अपनी बात कहने के लिए आते हैं। कहीं भी मन की बात कर लें, या ऐसे एंकराओं को अपना इंटरव्यू देते हैं जो पूछते हैं कि आम कैसे खाते हैं, जो पूछते हैं आप पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं, जो पूछते हैं आप में इतना ऊर्जा कहाँ से आती है, जो पूछते हैं आपके चेहरे में इतना चमक कैसे है। हुँ? ये मतलब ये काम है मीडिया का। ये चौथे स्तंभ के काम है। ये पूछना है, इसमें जनता का क्या हित, कहाँ छुपा हुआ है हित? कई एंकराओं ने तो प्रधानमंत्री को अजैविक ही घोषित कर दिया। देवता का अवतार है, विष्णु का अवतार है। ये उनके आत्मा से निकली हुई बात नहीं है। ये सरकारी एडवर्टाइजमेंट का, सरकारी प्रचार के लिए दिया जाने वाला पैसे की
ताकत है जो न्यूज़ चैनलों को मिलती है और उसके दम पर मजबूर हो जाते हैं कि हमें सरकार की तारीफ करनी है। और सरकार में जो सबसे ऊंचे ओहदे पर है, जो कि वर्तमान समय में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी हर बात को सुना जाए, उनकी हर बात की सराहना की जाए, चाहे वो बात दो कौड़ी की भी ना हो। आप सोचिए, जिस देश का प्रधानमंत्री जनता के लिए जवाबदेह नहीं है, जनता से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, उसके सवालों को जवाब नहीं देता है, कैसा प्रधानमंत्री होगा? आज तक तो किसी से नहीं सुना। हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, कमोबेश सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा है। जिस मनमोहन सिंह जी की सरकार को ये मौन मोहन कहा करते थे, जो कुछ नहीं बोलते थे, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। लेकिन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। अब कितने बड़े-बड़े मामले चाहिए इनको? पुलवामा मामला, 2019 का पुलवामा मामला, 40 जवानों की शहादत होती है, उन्होंने नहीं कहा। पहलगाम मामला, उसमें भी कुछ नहीं। अपने चांदनी चौक का मामला जो हुआ दिल्ली में, उसमें भी किसी को कुछ नहीं। डिमोनेटाइजेशन किया उन्होंने, इतने नुकसान हुए, इतने दिक्कतें हुई, कुछ नहीं। अगर हम कोई सुधार कर रहे हैं या कोई ऑपरेशन सिंदूर करा उन्होंने, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। सवाल जवाब तो होना चाहिए ना। जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ, उसमें किसको दोषी ठहराया गया, कौन दोषी था, किसकी जिम्मेदारी बनती थी? अगर वो कोई घटना होती है तो उसकी किसकी जिम्मेदारी बनती थी? तय हुआ? किसी भी पब्लिक डोमेन में ये बात है? नहीं है। उसका क्या निष्कर्ष निकला? ये कोई बात है? नहीं है। और कहा यह जाता है, अभी मैं एक फ्रंट लाइन का न्यूज़ पढ़ रहा था तभी के समय में, कि 11 इनपुट्स थे। 11 इनपुट्स थे कि ऐसा अटैक हो सकता है पुलवामा को लेके, लेकिन भारत सरकार इस पर गंभीर नहीं थी, इंटेलिजेंस एजेंसी गंभीर नहीं थे, या फिर जानबूझ के गंभीर नहीं रखा गया। और प्रतिफल सामने है। पहलगाम में किसकी जिम्मेदारी बनती थी? इस पर कोई एंकर ने सवाल नहीं पूछा। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कोई जवाब नहीं दिया। अगर पूछा जाता है कि वो केस कहां तक पहुंचा, जो जिम्मेदार आतंकी थे उनकी क्या हुई, तो सदन में कहा जाता है कि हम लोग ने इतने आतंकी को मार दिया है। ये जवाब है। कौन थे, कहां से आए, कहां गए, ये तो जवाबदेही बनती है ना। जो लाल किला, जो चांदनी चौक के समय घटना हुई, जो विस्फोटक हुए, उसमें इतना बड़ा अमाउंट में एक्सप्लोजिव कैसे वो इकट्ठा कर सकता है? वो एक्सप्लोजिव को लेके गए, नौगाम डिस्ट्रिक्ट में लेके गया गया, जम्मू कश्मीर के। वहां पर क्या होता है? वहां पर वो एक्सप्लोजिव फट जाता है और 9 और या फिर उससे ज्यादा पुलिसकर्मी और अन्य कर्मचारी मारे जाते हैं। उसकी शहादत का क्या? उस पर कोई नहीं बात कर रहा। उसकी जवाबदेही क्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये मामला है। देखिए हमारे उपलब्धि क्या है हमारे देश की। हमारे देश की उपलब्धि देख के आप, मतलब क्या ही कहा जाए। 2 व्यक्ति हैं, आप इनका नाम सर्च करेंगे, जैसे गुरमीत राम रहीम, गूगल पर टाइप कीजिए आप, गुरमीत राम रहीम, क्या निकल के आता है? ये इनका हँसता खिलखिलाता चेहरा आता है और इनके बारे में विकिपीडिया का पहला ही पेज खुलता है और एक लिखा क्या आता है, टर्म कन्विक्टेड रेपिस्ट, है ना? ऐसा व्यक्ति जो रेपिस्ट है और रेपिस्ट होने के कारण इसको सजा मिल चुकी है। ये बाबा था, इंसानियत की बात करता था, जो जीवन जीने की कला सिखाता था, बोलता था कि ऐसा मैं सिखाता हूं, लेकिन क्या करता था ये दुनिया से छिपी नहीं है। और एक कन्विक्टेड रेपिस्ट लिख के आता है, सोचिए। और दूसरे व्यक्ति कौन है? आसाराम बापू। ये कितना धार्मिक चेहरा है बेचारे का, है ना? लेकिन अब इसका भी अगर आप सर्च करते हैं तो विकिपीडिया का ही आता है और इसका भी सेम लिखा है, कन्विक्टेड रेपिस्ट, है ना? लेकिन विडंबना ये नहीं है कि क्या है, ये बाबा थे और रेपिस्ट हुए। विडंबना और तनाव का विषय हमारे आपके लिए ये होना चाहिए कि ये जो है लगातार राम रहीम को, गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिलते रहा है, कभी 30 दिन का, कभी 40 दिन का, कभी 50 दिन का, कभी 20 दिन का, लगातार। जैसे कि वो जेल में छुट्टियां मनाने के लिए जाता है, रहता तो अपने डेरा में ही है, डेरा सच्चा सौदा जो हरियाणा के क्षेत्र में स्थित है, रहता वहां है, छुट्टियां मनाने के लिए जैसे जेल में जाता है, इसको लगातार मिल रहा। क्या मिल रहा? तो पैरोल मिल रहा है।
कि बाहर जा सकते हैं, आप इंजॉय करिए। भाई आपने रेप वाला काम किया है, इतना तो आपका हक बनता है कि आप इंजॉय कर सकते हैं। ये स्थिति है। और इनका क्या है, इनको भी सेम गुजरात हाई कोर्ट ग्रांट रेप कन्विक्टेड आसाराम बापू 6 मंथ बेल। ये एक तो मैं कटिंग लगाया हूं, ये हमेशा की स्थिति है। कुछ समय, महीने, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 4 महीने के गैप के साथ इनको भी लगातार, और इनका बहाना बहुत अच्छा है। बहाना ये स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इन्हें बेल दिया जा रहा है। और सबको पता है कि इनके जो फॉलोअर्स हैं, जो अंधभक्त हैं, जो आंख कान नाक मुने हुए हैं, इन दोनों के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। खड़े रहने का मतलब ये हुआ कि वो वोट बैंक हैं, तो सरकार इनके वोट बैंक को, इनके फॉलोअर्स के वोट बैंक को भुनाने के लिए जो राज्य में सरकार है वो क्या करती है, इनको बार बार बेल देती है। और ये जनता के बीच में जाते हैं कि भाई हमको तुम जीवित रखना चाहते हो, हमको बार बार जेल से बाहर रखना चाहते हो, तो फलाने सरकार को जिताना। और फलाना सरकार सत्ता में आती भी है। एक और हमारे पास इमेज है, ये इमेज तो सबको जानता होगा, सोनम वांगचुक, जिसको लेके इनको डायरेक्टली अगर नहीं जानते होंगे तो एक 3 इडियट्स फिल्म आई थी, किसकी, तो आमिर खान की। उसमें एक कैरेक्टर था आमिर खान का, फुनसुक वांगडू, है ना। और फुनसुक वांगडू किसने किया था, आमिर खान ने प्ले किया था। 3 फ्रेंड्स की कहानी है, बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत मोटिवेटेड है, और अच्छा संदेश देती है जीवन में। छात्रों को, खास करके युवा और छात्रों को जरूर देखना चाहिए, है ना। तो आमिर खान रोल प्ले करते हैं इनका, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। अब इनको भी गूगल पे आप सर्च कीजिए सोनम वांगचुक नाम से, तो नीचे क्या आता है, इनोवेटर एंड एजुकेटर, है ना। इनके वो कन्विक्टेड रेपिस्ट लिख के आ रहे हैं, ये इनोवेटर एंड एजुकेटर, ये विकिपीडिया का सेम पार्ट है। ठीक। ये क्या लिखे जाते हैं, इनके इनके इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाता है, इज एन इंडियन एक्टिविस्ट, इनोवेटर, एजुकेशन रिफॉर्मर एंड इन्वायरमेंटलिस्ट। ये इनके लिए लिखा जाता है। और ये क्या करते हैं, अपने लोगों की बात करते हैं, लद्दाख की बात करते हैं। ये चूंकि लद्दाख के रहने वाले हैं, तो लद्दाख की बात करते हैं और लद्दाख के लोगों के अधिकार को जमीन पर उतारने की कोशिश करते हैं। और उसी से सरकार आहत होती है। और सरकार क्या करती है, इन्हें एनएसए के माध्यम से, एनएसए कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू इनको जेल में भर देती है। और जेल भी कहां का, जोधपुर लाया जाता है इनको, कहां से, लद्दाख से। और अभी तक बेल नहीं या कुछ भी नहीं। अच्छा खासा 2-4 महीने, 6 महीने कम से कम हो गए इनको जेल में डाले हुए, लेकिन जोधपुर जेल में इनको भेज दिया गया है। और इनकी जो वाइफ हैं वो प्रयासरत हैं कि इनको बेल मिले, ये अपनी बात जनता के सामने रखें, लेकिन इनको जेल में डाला गया है। सोचिए, जिसके साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, जिसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, चलो हो सकता है, मैं मान लेता हूं कि सोनम वांगचुक के कुछ मांगे ऐसी रही होंगी कि सरकार चाह के भी पूरा नहीं कर सकती है, मान लीजिए। लेकिन एज अ इनोवेटर, एज अ एजुकेटर, एज अ एक्टिविस्ट, एज अ सोशल वर्कर, क्या फर्ज बनता है सरकार का, कि इनके साथ बैठे, बातचीत करे, एक हल निकाले। अगर ये हथियार उठा लेता और जान माल की मारने की कोशिश करता है या फिर उपद्रव की कोशिश करता है, तो आप एनएसए लगाएं, यूएपीए लगाएं, कुछ भी लगाएं। लेकिन ये अपने लोगों के साथ, ये भूख हड़ताल, आमरण अनशन तक करा बंदा, मरते मरते बचा, इस इंसान को आप उठा के जेल में डाल दे रहे हैं। और आप सालों भर से ये आंदोलन कर रहा है, इसके विषय में आप बात नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आप बात नहीं कर रहे हैं, और आप इसको जेल में भर दे रहे हैं। रेपिस्ट को होना चाहिए जेल में, और ये आदमी बाहर होना चाहिए, ये आदमी बेल पर बार बार निकलना चाहिए, सरकार से वार्ता होनी चाहिए, और एक सार्थक निष्कर्ष, सार्थक फल निकालने की बात की जानी चाहिए, सार्थक कदम उठाया जाना चाहिए। तो इसके साथ वो नहीं किया जा रहा, बल्कि इसे जेल में रखा गया है, वो भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से। और जो रेपिस्ट है, जिन्हें जेल में होना चाहिए, वो बाहर घूम रहे हैं। ये है हकीकत, ये स्थिति है। कब समझेंगे हम लोग। हम न्यायालय को लेकर भी बोलना चाहते हैं। मेरा मेरा मानना है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट स्टार बनी हुई है, कि चलो हमने स्टे लगा दिया, जो बेल था, जो हाई कोर्ट ने दिया, उस पर हमने स्टे लगा दिया, मान लिया, चलो ठीक बात है, आपने लगा दिया। आप हर छोटी छोटी बात में सू मोटा ले लेते हैं। आप अपने से सुन के कहते हैं कि नहीं भाई हम सू मोटा ले रहे हैं, ऐसे ऐसी बात है, सुनना होगा। आप इस मामले में कहाँ थे, आपको नहीं लेना था सू मोटो, आपकी जवाबदेही नहीं बनती थी।
दिल्ली में जहर जैसी हवा हो गई है, आपको सुमोटो नहीं लेना है, सिर्फ टिप्पणी करना है। अरावली में ऐसे स्थिति हुई, आप फिर भी परमिशन दे दिए और एक तरह का डेफिनेशन लगाना चाहते हैं। हर साल बिहार के आधा हिस्सा बाढ़ में डूब जाता है, तब आपको सुमोटो नहीं दिखती है। आपको नहीं दिखता कि ऐसा एक कंस्ट्रक्टिव कार्य किया जाना चाहिए, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, जिससे उससे छुटकारा मिले, बिहार के लोगों को शांति मिले। किस बात का सुप्रीम कोर्ट, किस बात का हाई कोर्ट, जो जनता के अधिकारों, जनता के हित और जनता के वेलफेयर की बात ना करे? विचारिएगा इस बात को। हमारा क्या है कि जिस प्रकार से उन्नाव के साथ, जिस प्रकार से उन्नाव के रेप सर्वाइवर के साथ बिहेव किया गया है, बर्ताव किया गया है, उसको लड़ लड़ के हर कदम पे न्याय की तरफ बढ़ना पड़ा है। अगर शायद कोई दूसरी महिला, दूसरा व्यक्ति होता, वो टूट जाता, लेकिन वो बेटी, वो बिहार की बेटी, वास्तविक अर्थों में, माफ कीजिएगा, वास्तविक अर्थों में भारत की बेटी, जो अडिग रही, पर्वत चट्टान की तरह खड़ी रही, और जो मदमस्त था अपने सत्ता के नशे में, जो अहंकारी था, उसके खिलाफ खड़ी रही, जरा सा भी डरी नहीं। और उसका प्रतिफल सामने देखिए, जो अपनी विधायकी के दंभ भरता था, जो अपने सत्ता के भय में सबको भयभीत रखता था, उसको सलाखों के पीछे ढकेल दी है। ऐसी बेटी को सलाम, ऐसी बेटी से सीखना चाहिए भारत की बेटियों को, दुनिया की बेटियों को ऐसी बेटी से सीखना चाहिए कि चाहे जो दुष्कर्म करने वाला, दुष्कृत्य करने वाला व्यक्ति कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर हम दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं, मजबूती से खड़ा रहते हैं, तो ईश्वर भी हमारा साथ देता है। तो न्याय जो है वो मांगना मजबूरी नहीं होना चाहिए, ये मजबूरी नहीं है, बल्कि न्याय मिलना अधिकार होना चाहिए। और हमारा सुप्रीम कोर्ट तो खुद कहता है कि न्याय मिलना ही काफी नहीं है, न्याय मिलते हुए दिखना भी चाहिए। समझ रहे हैं? तो इस तमाम विषय को मैं बस यहीं समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है। जय हिंद।